हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम एक पॉइंट मास को एक हेमिस्फीयर के ऊपर से छोड़ दें या रिलीज कर दें तो वो कितना एंगल बनाएगा जब वो उस हेमिस्फीयर से डिटच हो जाएगा। तो अब हम उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 2 जहां पर हम वही प्रॉब्लम लेंगे पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि ये जो बॉडी है यह पॉइंट मास नहीं है, ये कोई रिजिड बॉडी है लाइक अ रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर और अ सॉलिड सिलेंडर जो ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन भी करेगी। मतलब ये एक रोलिंग मोशन में है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही जो रोलिंग है वो प्योर रोलिंग है। मतलब एट एनी पॉइंट अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले ले, सपोज यहाँ पर जब बॉडी है, लेट्स से वो बॉडी, इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये बॉडी सपोज हमारे पास v1 स्पीड से जा रही है और इसके पास अगर ओमेगा 1 एक एंगुलर वेलोसिटी है तो v1 इक्वल टू आर ओमेगा 1 ये होगा हमेशा। लेट्स से वो थीटा एंगल बना रहा है जब वो यहां से डिटैच हो रहा है, हमें निकालना होगा ये थीटा क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये बॉडी रोल कर रही है मतलब इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा इस बॉडी का, वो हमें पता है कि ये बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है और क्या बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पर जो रोलिंग है वो उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही हो रही है। अब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर ये रिंग हुआ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो सकता है, डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर हो सकता है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कोई सम कांस्टेंट बीटा टाइम्स एम आर स्क्वायर होगा। लिख सकते हैं हम ये चीज, सम कांस्टेंट बीटा टाइम्स एम आर स्क्वायर। अच्छा, हमें एक और चीज पता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। ओके, जिसे हम के से डिनोट करते हैं और ये रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ आई बाई एम। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें सपोज यहाँ पर एक रिंग गिवन है, सपोज ये एक रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट सपोज ये डिस्क है, हमें इस एक्सिस के अबाउट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एम मास के डिस्क के बदले यहां से एक के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास ऑफ एम रख देंगे ताकि एम के स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ये एम के स्क्वायर इस हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। ओके, और यहां से हमारे पास एक बीटा का एक रिलेशन आ रहा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये याद रखना, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर हमें कहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मैंने एक थोड़ा सा बैक स्टोरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। अब हम प्रॉब्लम में वापस आते हैं। देखो, पहली बात, हमने जो पहला इक्वेशन है वो हमने पिछले वीडियो में भी निकाला था और इस वीडियो में भी निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। जब वो बॉडी यहां से एट एन एंगल थीटा में डिटच हो जाएगी तो हम उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं उस पॉइंट में जीरो। बस प्लॉट ट्विस्ट इतना है कि इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका रेडियस है कैप, सॉरी इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका है कैपिटल आर। तो देखो, जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वेरियस टाइप ऑफ मोशन कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम सपोज कोई इस पॉइंट को पकड़ लें, लेट्स से हम रफ में लिखते हैं, ये हम बाद में इरेज कर देंगे। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो वो कैसा मोशन करेगा, वो ऐसे ऐसे घूमेगा भी
और आगे जाएगा भी, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन होगा। तो हम स्टडी करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसको हम स्टडी करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट ओ के अबाउट एक सर्कुलर मोशन करेगा। और ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ही जो mg फोर्स है वो लगेगा। तो हम इसे ले रहे हैं पी पॉइंट, और हम पी पॉइंट के अबाउट ही वो इक्वेशन हमारा लिखने वाले हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, बॉडी है यहाँ पर ये है पॉइंट पी। तो हम पॉइंट मास की तरह ही लिख सकते हैं कि ये जो दूरी है ये कितनी है, ये है r प्लस आर। तो एक r प्लस आर रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बाय r प्लस आर, और इसके ऊपर लग रहा है इसका वेट mg, और ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो हम इसे कह सकते हैं mg का जो कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल है उसे कह सकते हैं mg cos थीटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं अलोंग दिस लाइन, अलोंग द लाइन OP हम लिख सकते हैं F इक्वल टू mm। यहाँ पर F कितना है, F है mg cos थीटा, और A कितना है, A है v स्क्वायर बाय r प्लस आर। ओके, हमने पिछले वीडियो से देखा था कि हमें mv स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है। टिपिकली हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रखते हैं, क्योंकि वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करने के लिए काम में लगेगा। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें मिलेगा mv स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू r प्लस आर इंटू कॉस थीटा, implies half mv square equal to mg by 2 into r plus r into cos थीटा। ठीक है, अब हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन हमारी कहां से आएगी, वो आएगी फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन। तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया वैसे ही हम जाएंगे। ओके, एकदम जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, जो पॉइंट वास वाला प्रॉब्लम था, हम बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। ओके, पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था एनर्जी को कंजर्व, यहां पर भी हम वो कर देंगे। तो ये वाला बॉडी यहां से रेस्ट से शुरू किया था, और यहां पर आते आते इसको एक v स्पीड सपोज मिल चुकी है विथ एन एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, और ये प्योर रोलिंग मोशन में है। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, चलो अब हम अप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ये 1 है, ये 2 है, तो k1 u1 k2 u2। लेट्स से दिस इज आवर जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम लेते हैं जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं पहले u1 और u2 को लिख लेते हैं, सेंटर की तरफ ही लिखेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में ही, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए ही लिखते हैं। तो पहले जो u1 के लिए हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो इतना है कैपिटल आर और इतना है स्मॉल आर, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आर प्लस आर। सो हमारे लिए u1 जो है वो हो जाएगा mg इंटू
आर प्लस आर, ठीक है। और U2 को हम कितना लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा है आर प्लस आर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना, O से लेके लेट से Q, तो हम ओ क्यू को लिख सकते हैं यहां पर आर प्लस आर कॉस थीटा। दैट मीन्स हम U2 को लिख सकते हैं एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। ये इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ था, तो K1 हो जाएगा हमारे लिए 0, ओके। और K2 कितना होगा, K2 को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट ये होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ये होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन। पहले हम K2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर I भी घुस गया है, ओमेगा भी घुस गया है। हम थोड़े रिलेशन लगाते हैं, I की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा को V बाई आर पुट करते हैं, और यहाँ से हम K2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की पहले कोशिश करते हैं। हमें मिला है क्या, K2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, which is equal to half mv square plus half I की वैल्यू हम लिख सकते हैं m के स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं v बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से ये यहां से हाफ एम वी स्क्वायर और ये हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, सो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना बचा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और हमने ये देखा था कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो कोइफिशिएंट है बीटा जो एम आर स्क्वायर के साथ लगता है। सो हम यहां से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, एम जी बाई टू इंटू आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा, एम जी बाई टू इंटू आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। हमें K2 मिल चुका है, अब हम बस एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कर देंगे। सो हमारे लिए K1 था 0, U1 था mg इंटू आर प्लस आर, K2 कितना निकला है, mg इंटू आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस बीटा बाई 2, सो mg इंटू आर प्लस आर बाई 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस बीटा, इतना निकला है। और जो हमारे पास U2 निकला है वो है mg इंटू आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एम जी आर प्लस आर, एम जी आर प्लस आर, एम जी आर प्लस आर गॉट कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बचता है 2 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ओके। सो 2 इक्वल टू यहां से cos थीटा, एक cos थीटा, एक 2 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस बीटा cos थीटा implies cos theta multiplied by 3 plus beta is equal to 2. So हमारे पास cos theta निकला है 2 by 3 plus beta. Very important thing. देखो एक चीज
हम यहाँ पर थोड़ा सा केस एनालिसिस करते हैं, केस एनालिसिस CA। अच्छा, if there is no rotational motion or there is no rolling, there is no rotational motion, let's say प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है ये, तब हम लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इस इक्वेशन में बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारे पास आ रहा है cos थीटा इक्वल टू 2/3, जो कि था पिछले पार्ट का रिजल्ट। ओके, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला के तहत हम निकालते हैं कि वेरियस बॉडीज के लिए क्या केस रहेगा। साइड में थोड़ा सा इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू 2/3 प्लस बीटा। चलो, तो एक एक बॉडी लेते हैं, इस पेज में ही हम देख लेंगे हमारे पास क्या क्या बॉडीज है जो ऐसे रोल कर सकती है। रिंग विच इज इक्वल टू hollow cylinder, disk which is equal to solid cylinder, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू दोनों का सेम है। अच्छा, hollow sphere and solid sphere। ओके, इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहले वैल्यू देखेंगे, फिर बीटा की वैल्यू देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ पर mr स्क्वायर, डिस्क के लिए होता है हाफ mr स्क्वायर, hollow sphere के लिए होता है 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्योर नंबर आया है, मतलब मास रेडियस किसी के ऊपर भी इसका डिपेंडेंसी नहीं है। तो बीटा की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें क्या क्या मिली है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकली है 1 हाफ 2/3 2/5। ओके, सो एक एक के लिए हम cos थीटा की वैल्यू देखते हैं। पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, पहले 3 प्लस बीटा की वैल्यू और 2/3 प्लस बीटा, पहले 3 प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम। 3 प्लस बीटा कितना हुआ 4, 3 प्लस 1/2 7/2, 3 प्लस 2/3 11/3, 3 प्लस 2/5 17/5। ओके, ठीक है, 3 प्लस 1 4 होगा, 3 प्लस 1/2 7/2, 3 प्लस 2/3 11/3 और ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा की क्या वैल्यू निकली, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो cos थीटा 2/4 मतलब हाफ, 2/7/2 मतलब 4/7, 2/11/3 मतलब 6/11 और ये निकला 10/17। ठीक है, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं यहाँ से कि ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, एक बात देखो, ये कितना आया, ये आया है हमारे पास 0.5, ये आया है हमारे पास 0.57, ये आया है हमारे पास 0.55, ये आया है हमारे पास 0.59। ऐसे देख सकते हैं, पर इससे इजियर एक उपाय है कि एक्सप्रेशन देखो प्रीवियस वाला, हमारे पास ये ऐसा आया है तो हम लिख सकते हैं इफ बीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस। और पिछले वीडियो से हमने देखा है कि cos थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर हम थीटा को इंक्रीज करें, मतलब अगर थीटा को इंक्रीज करते हैं तो cos थीटा डिक्रीज होता है, तो इससे इंक्रीज बोल सकते हैं कि थीटा भी इंक्रीज होता है, मतलब जिसकी बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी थीटा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा। ठीक है, सॉरी, सो बीटा की वैल्यू की हम ऑर्डर देखते हैं। अगर हम बीटा की वैल्यू की ऑर्डर देखें, अगर हम इस पेज को कॉपी कर लें फिर से और यहाँ पर बीटा की वैल्यू की हम ऑर्डर देखते हैं, लेट्स से बीटा, तो
बीटा की वैल्यू की हम अगर ऑर्डर देखेंगे तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो फॉर बीटा हमें दिख रहा है कि ये कितना है, ये है 0.4, ये है 0.67, ये है 0.5 और ये है 1। सो सबसे ज्यादा कितना है 1, देन कौन है 3, देन कौन है 2 और देन कौन है 4। सो फॉर थीटा 1, 3, 2, 4। ओके, तो यहां से ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम अगर यहां से देख लें, देखो सपोज यहाँ पर बहुत सारे बॉडीज ने स्टार्ट किया है, हमें 4 केसेस अगर गिवन हो कि हमें बोल दिया जाए कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। रिंग के लिए हमारे पास cos थीटा हाफ आई है, मतलब थीटा कितनी है 60 डिग्री। सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है कि एक बॉडी ऐसे जा रही है, एक बॉडी ऐसे है, एक बॉडी ऐसे है और एक बॉडी यहां से डिटेच हो रही है। ये चारों पोजीशन है और यहाँ पर गिवन है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4 और हमें बताना है इसका ऑर्डर। तो हमने देखो देख लिया है कि 1, 3, 2, 4, थीटा 1 मतलब कौन क्या है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इज थीटा 1 और देन कौन आता है 3, सॉरी जस्ट देखो कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है हमारे पास थीटा 4, सो दिस इज थीटा 4। देन कौन आता है, देन आएगा हॉलोस्फीयर, सो हॉलोस्फीयर होगा थीटा 3। देन कौन आता है डिस्क, डिस्क होगा थीटा 2 एंड सॉलिड स्फीयर होगा थीटा 1। और इन सबके इररिस्पेक्टिव हम देख सकते हैं प्रीवियस में कि चलो इस पेज में देखो हमने cos थीटा की वैल्यू इतनी निकाली है। एंड फॉर अगर हम यहाँ पर एक और केस ऐड कर ले जो कि है पॉइंट मास, तो उसके लिए हमारे पास cos थीटा आ रहा था 2/3 विच इज इक्वल टू 0.67। मतलब यहाँ पर एक और केस होगा जो कि होगा दिस इज लेट्स से थीटा 5 एंड थीटा 5 इज द पॉइंट मास। सो द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, अगर हम रोटेशन का इफेक्ट ले लें तो और ज्यादा रोल कर सकती है। ओके, हमें समझ में आ चुका है ये। इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेडियस, मतलब अगर हम 2 kg 3 मीटर का रिंग ले एंड 4 kg और 100 मीटर का भी हम डिस्क ले ले तो भी रिंग 60 डिग्री ही बनाएगी और ये डिस्क से ज्यादा ही होगी। डिपेंड ही नहीं करता कि किसका रेडियस कितना है। और देखो पिछली बात में सेंस बना रहा था कि थीटा cos थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसमें नहीं आ सकता ऐसा कोई टर्म जो आर में डिपेंडेंट हो, पर यहाँ पर दोनों आर है। ऐसा भी तो आ सकता था ना कि यहाँ पर सपोज हमारे पास cos थीटा आ जाता आर बाई आर, फिर भी ये डायमेंशन लेस ही रहता, तब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू में डिपेंड कर जाता, इसीलिए इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, ओके, तो यहां तक हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, जो काम है यहाँ पर ग्रेविटी ही कर रहा था। अच्छा एक और अकाउंट में लेने की बात है कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की जगह वर्क एनर्जी थ्योरम से जाते तो क्या होता। वर्क एनर्जी थ्योरम में सब कुछ सेम आता और देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में नॉर्मल लगता जो कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन तो जीरो हो जाता। पर ये फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन भी तो रोलिंग करा रहा है, पर in the rolling motion the friction is static friction and this point is at instantaneous rest। so friction का भी कोई वर्क डन नहीं आएगा और ओवरऑल आंसर यही आएगा।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम एक और एनालिसिस करें कि हम यहाँ पर एक ग्राफ बना दे, तो हम cos थीटा और बीटा में एक ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से cos थीटा और बीटा में एक ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज बीटा इक्वल टू -3, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। सो ऐसा, तो यहाँ से ऐसा एक ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आ सकता है कि बीटा के ऊपर डिपेंड करके ग्राफ आ जाए, या यहाँ पर बीटा की जगह अगर हम के स्क्वायर भी दे दें तो सेम ही ग्राफ आएगा। तो बीटा इज नथिंग बट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। I like to say again to that thank you everyone for watching the video. Hope you like the video, so make sure you hit the like button, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि ऐसे ही वीडियोस जहां पर हम फिजिक्स के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे वो आप तक पहुंचती रहे। और फिर फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि हम यहाँ पर लाएंगे कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। लाइक हम यहाँ पर लगा देंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका अपडेट मिल जाए। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।